इंडियन प्रीमियर लीग का नया शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल लीग मैचों के शेड्यूल का ही ऐलान किया गया है। प्ले ऑफ की तारीखों और मैदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। 13वें सीजन का आयोजन 19 सितंबर से शुरू होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। इसमें 10 डबल हेडर यानी कि दिन में 2 मैच शामिल होंगे और शाम के मैचों की शुरुआत अब आधे घंटे पहले यानी कि शाम 7:30 बजे से होगी। आपको बता दें कि आईपीएल के 13वें एडिशन का आयोजन पहले मार्च में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन पहला मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जिस दिन सिर्फ एक मुकाबला होगा उस रोज मैच शाम 7:30 बजे से ही खेला जाएगा। दुबई में 24, अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे। दरअसल टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही घोषित होने वाला था, लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब इस टीम ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। सुपर किंग्स ने यूएई में 28 अगस्त से प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन टीम के 13 सदस्यों, जिनमें 2 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के 11 सदस्य शामिल थे, इनके पॉजिटिव आए जाने के बाद इसे टालना पड़ा। कांग्रेस में जारी घमासान जल्द थमने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब एक और लेटर बम के साथ पार्टी में होने वाले धमाके के लिए तैयार है। इस बार यह उत्तर प्रदेश से है। पिछले साल पार्टी से निकाले गए 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि वह पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा लें। साथ ही उनसे परिवार के मोह से ऊपर उठकर काम करने की अपील की गई है। यूपी के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह के दस्तखत वाले पत्र में कहा गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए 4 पन्नों के पत्र में सोनिया गांधी से परिवार से ऊपर उठने का आग्रह किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि परिवार के मोह से ऊपर उठें और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करें। पत्र में कहा गया कि इस बात की आशंका है कि आपको राज्य मामलों के प्रभारी की ओर से मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। हम लगभग 1 साल से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपील की थी, जो कि अवैध था, लेकिन केंद्रीय अनुशासन समिति को हमारी अपील पर विचार करने का समय नहीं मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से विवाद को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार सुर्खियों में हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कंगना रनौत को अपशब्द कह दिया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। इस बीच उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी चुटकी ली है। संजय राउत ने ट्वीट किया, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। संजय राउत के ट्वीट से यह जाहिर तो नहीं है कि वह किसके लिए यह कह रहे हैं, लेकिन अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है कि ताजा हालात को लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं संजय राउत के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस पर तंज कसा है। संबित पात्रा ने राउत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यही तो दुनिया पूछ रही है,
आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ और धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो? आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दावा किया था कि वह इस इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन को लेकर कई खुलासे कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुंबई की तुलना POK से कर दी, यानी कि पाक ओरिएंटेड कश्मीर से कर दी। इसके बाद से ही संजय राउत और उनके बीच जमकर बहसबाजी हुई। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेट्रो सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी और इससे बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संचालन शुरू करने से पहले नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। दोबारा मेट्रो संचालन शुरू करने को लेकर DMRC तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। साथ ही यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो शुरू होने से पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने लोगों से खास अपील की है। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई। मुझे बड़ी खुशी है कि 5 महीने के बाद दिल्ली की जनता मेट्रो में सफ़र कर पाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ पूरी दिल्ली की जनता को, पैसेंजर्स को, कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, उनको ज़रूर फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करना है, मास्क ज़रूर पहन के रखना है। आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा स्टेशन में घुसने से पहले, तो अगर आपका तापमान ज़्यादा है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बैग कैरी कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज़ करना है। आपने अपने हाथ भी सैनिटाइज़ करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ट्रेन के बाहर, प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के अंदर भी 100% इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, और मैं दिल्ली की जनता को ये भी अपील कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सफ़र ज़रूरी नहीं है तो वो सफ़र ना करें, क्योंकि हमें अभी भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में पहली तिमाही में करीब 1/4 की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है। उनका आकलन है कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। गर्ग ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस महामारी का प्रसार शुरू में धीमा जरूर पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। गर्ग का ऐसा मानना है कि आर्थिक हालात कहीं जाकर चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2021 तक ही सामान्य हो सकेगी। तब तक देश के GDP को कोविड-19 और उससे जनित प्रभावों से कुल 10 से 11% यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से खास बातचीत में सुझाव दिया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सुधार कर इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तक पहुंचाने और बेरोजगार हुए मजदूरों की विशेष सहायता करने में किया जाना चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाए जाने की रणनीति पर भी काम करने की जरूरत है। गर्ग ने आगे कहा कि जब लॉकडाउन लगाया गया तब उस समय देश में वायरस की शुरुआत ही हो रही थी। लॉकडाउन के उस समय इसका प्रसार धीमा हुआ, ज्यादा तेजी से नहीं फैला, लेकिन इस दौरान देश की स्थिति को देखते हुए अर्थव्यवस्था को नुकसान ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद वायरस फैलने की गति बढ़ी है, लेकिन बेहतर होता कि अर्थव्यवस्था से समझौता किए बिना महामारी पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाते।